साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने पढ़ा था मादा जनन तंत्र के बारे में। तो साथियों, पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसमें समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जिसे हम नर जनन अंग में शामिल किया जा सकता है या जिसे नर अंग कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपन डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई, जो नर जनन तंत्र होता है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ वृषण ही शामिल होते हैं। और जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं उसमें काफ़ी अंगों को शामिल किया गया है, जैसे भाई मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन, मूत्र मार्ग, वृषण कोश, शुक्रवाहिनी व शुक्राशय, इन सभी को द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। ठीक है, अब अपन इसके बारे में बेसिक जानकारी जुटा लेते हैं। देखो भाई, जो शुक्राणु होते हैं यानी जो युग्मक होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं ना वृषण, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जैसे ही शुक्राणु का निर्माण होता है साथियों, तो ये शुक्राणु परिपक्व अवस्था से शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, शुक्राशय में पहुँच जाएंगे। और शुक्राशय का सिर्फ एक ही काम होता है, शुक्राणुओं को सुरक्षित करना या शुक्राणुओं को इकट्ठा करना। ठीक है, और जैसे ही नर व मादा में आपस में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो उस समय शुक्राणु इस शुक्राशय से बाहर निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए शीशन मार्ग के द्वारा जो फीमेल कैंडिडेट होती है उसकी निषेचन नली में पहुंचा दिए जाते हैं, जहां दोनों XX व XY युग्मक मिलकर एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये सारी जानकारी साथियों हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके प्रत्येक पॉइंट के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नर जनन तंत्र होता है उसका जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसमें कौन से अंग को शामिल किया गया है, ओनली वृषण को ही शामिल किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि प्राथमिक लैंगिक अंग में सिर्फ वृषण को ही शामिल किया गया है, और जो द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं इसमें काफ़ी अंगों को शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे अपन वृषण के बारे में, इसकी मुख्य बातें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखो भाई, जो वृषण होते हैं ये शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि वृषण होते हैं ये शरीर से बाहर उपस्थित क्यों होते हैं, क्योंकि भाई जो शरीर का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा अधिक होने के कारण शुक्राणुओं का निर्माण संभव वहाँ नहीं हो पाता है, इसलिए वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, ये युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। कौन, वृषण। ठीक है, अगला पॉइंट, वृषण को जनन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं साथियों। ध्यान रखना, जो नर होता है उसमें 22 + XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 को तो भाई क्या कहते हैं, समजातीय गुणसूत्र, व XY को क्या कहेंगे अपने, विषम जातीय गुणसूत्र कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिंग के निर्धारण में सबसे अधिक जिम्मेदार कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, मेल यानी नर ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये तो अपना क्या हो जाएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं भाई, द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, देखो इसमें निम्न अंगों को शामिल किया गया है, जैसे वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग व शीशन। ठीक है साथियों, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को रिपीट करने का प्रयास करना, और यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से आप करना, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।